चलिए आज हम लोग कॉमर्स क्षेत्र में प्रवेश किए। अभी तक आप लोग जो है 10वीं तक पढ़ाई करने के बाद आज कॉमर्स क्षेत्र में 11वीं में प्रवेश लिए हो, तो कॉमर्स लेने का उद्देश्य क्या होता है या किस उद्देश्य से लिए हो, ये आप सभी को मालूम है। कॉमर्स यानी एक व्यापारिक क्षेत्र है और आज के युग में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां कॉमर्स ना हो। एक कंपनी में वस्तु बनकर तैयार होती है और अगर एक कॉमर्स क्षेत्र नहीं होता, कॉमर्शियल क्षेत्र नहीं होता, तो उसका मार्केट में विक्रय नहीं होता और विक्रय नहीं होता तो किसी प्रकार से भी हमको आय की प्राप्ति नहीं होती। तो अगर हमको किसी भी क्षेत्र में माल बनाना है, बेचना है, कोई भी क्रय विक्रय करना है, किसी प्रकार का भी अगर लेन देन करते हैं हम मुद्रा के माध्यम से, तो हमारा कॉमर्स का क्षेत्र कहलाता है। इसलिए कहा जाता है कि बिना कॉमर्स के कुछ भी संभव नहीं है। बड़े बड़े इंजीनियर हैं, वर्क्स बनाते हैं, जॉब बनाते हैं, लेकिन अगर वो जॉब मार्केट में बिकेगा नहीं तो उस जॉब बनाने का कोई मतलब भी नहीं होगा। तो उस जॉब को बेचने में हमारा कॉमर्शियल क्षेत्र ही है जो हमारा सहयोग करता है और उस कॉमर्शियल क्षेत्र के माध्यम से ही वो जॉब मार्केट में या कहीं किसी अन्य कंपनी में बिकता है, तब जाकर वहाँ पर हमको लाभ की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कॉमर्स एक बहुत ही उपयोगी क्षेत्र है। अब आप लोग यहाँ कॉमर्स क्षेत्र में आए हो तो आपको यहाँ पर कुछ नई नई बातें जानने को मिलेगी जो पहले कभी नहीं सुने थे। यहाँ पर जो है कॉमर्स क्षेत्र में व्यवसाय से संबंधित और हिसाब किताब के लिए अकाउंट से संबंधित हमको कार्य करना है, तो उसके लिए पहले कुछ पारिभाषिक शब्दावली होती है जिसे हमें समझना जरूरी है। जब तक हम उस पारिभाषिक शब्दावली को नहीं समझेंगे, आगे का कार्य हमारा संपन्न नहीं होगा। तो कॉमर्स क्षेत्र में जब हम अकाउंट के क्षेत्र में जाते हैं तो यहाँ पर अकाउंट बनाने से पहले हमको यहाँ पर कुछ पारिभाषिक शब्दावलियों के बारे में ज्ञान होना आवश्यक है। जब तक इस पारिभाषिक शब्दावली की जानकारी नहीं होगी, तब तक आगे का कार्य हम नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं, इसी पारिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत सबसे पहले आता है हमारा व्यवसाय। क्या आता है? व्यवसाय। तो व्यवसाय क्या होता है? मनुष्य के द्वारा लाभ कमाने के उद्देश्य से, मनुष्य के द्वारा लाभ कमाने के उद्देश्य से किसी भी प्रकार का किया गया कार्य, वैध कार्य, किसी भी प्रकार का किया गया वैध कार्य व्यवसाय कहलाता है। चाहे वह एक छोटा वस्तु बेचे, चाहे बड़ा वस्तु बेचे, चाहे दुकान में बेचे, चाहे सड़क किनारे बेचे, उसके द्वारा जो भी वस्तु बेची जा रही है तो उसका एक ही उद्देश्य है, इस वस्तु को बेचने से मुझे लाभ की प्राप्ति। तो छोटा व्यापारी भी हो सकता है, वो बड़ा व्यापारी भी हो सकता है, यहाँ पर उसका एक ही उद्देश्य है, वस्तु बेचकर लाभ कमाना। तो जहाँ भी हम वैध तरीके से वैध वस्तु का विक्रय करके लाभ कमाते हैं, वो व्यवसाय के श्रेणी में आता है। ठीक है। दूसरा होता है पेशा। पेशा किसे बोलते हैं? तो जहाँ पर एक विशेष ज्ञान प्राप्त करके समाज की सेवा की जाती है और सेवा करके आय कमाया जाता है, तो कहलाता है पेशा। जैसे डॉक्टर जो है यहाँ पर विशेष ज्ञान प्राप्त करता है, MBBS का कोर्स कर लेता है और फिर उस विशेष ज्ञान को प्राप्त करके समाज की सेवा करता है और समाज की सेवा करने के बाद आय कमाता है, तो वो पेशे की श्रेणी में आए। चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो भी पेशा की श्रेणी में आता है, कारण वह भी एक विशेष ज्ञान प्राप्त करता है, CA का कोर्स करता है और फिर उसके माध्यम से समाज की सेवा करता है, तब जाकर उसको आय की प्राप्ति होती है। तो डॉक्टर हुआ, वकील हुआ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हुआ, शिक्षक हुआ, ये सब जो है एक पेशे की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर विशेष ज्ञान प्राप्त करके लोगों की सेवा की जाती है, समाज की सेवा की जाती है, तब जाकर हमको आय की प्राप्ति होती है। यहाँ लाभ नहीं होता है, क्या होता है? यहाँ पर आय होता है। लाभ कहाँ मिलता है? व्यवसाय में लाभ मिलता है, पेशा में आय की प्राप्ति होती है। ठीक है।
फिर होता है स्वामी, तीसरा नंबर स्वामी। स्वामी यानी मालिक, स्वामी यानी मालिक। और मालिक किसको बोलते हैं अपन? जो व्यापार में पूंजी लगाता है। अब मान लो तुमको एक छोटा सा दुकान खोलना है और तुमने वहाँ पे पूंजी लगा दिया 50,000 रुपये, और उस 50,000 रुपये को लगाकर व्यापार शुरू कर दिया। तो पूंजी तुमने स्वयं लगाया, तो तुम क्या बन जाओगे वहाँ पर? स्वामी, क्योंकि तुम उसके मालिक को दुकान के पैसा लगाए हो और तुम वहाँ पे माल लाकर बेचोगे, और जो भी लाभ मिलेगा उस लाभ पर तुम्हारा ही अधिकार होगा, किसी अन्य व्यक्ति का कोई भी अधिकार नहीं होगा। और अगर हानि भी होगी तो उस हानि को भी तुम्हें स्वयं अकेले ही वहन करना पड़ेगा, उस हानि से किसी दूसरे का कोई लेना देना वहाँ पर नहीं होगा। तो कुल मिलाकर स्वामी वह व्यक्ति जो व्यापार में पूंजी लगाकर व्यापार शुरू करता है, वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है, वही व्यक्ति कहलाता है स्वामी। आई बात समझ में? तो जो व्यक्ति पूंजी लगाता है वही व्यक्ति क्या कहलाता है? स्वामी। फिर देखते हैं अपन इसी में आगे पूंजी। पूंजी क्या होता है? तो अपने बचत किए गए रकम में से और अधिक लाभ कमाने के लिए जो रकम या जो राशि विनियोजित की जाती है वह कहलाती है पूंजी। अब तुम्हारे पास बैंक में 1,00,000 रुपये जमा हो चुका है और तुम चाहते हो कि हमको अधिक मात्रा में और आय की प्राप्ति हो, तो तुमने उसमें से 50,000 रुपये निकाल कर किसी दूसरे कार्य में लगा दिया, व्यापार में लगा दिया, ताकि अगर 50,000 रुपये लगाता हूँ, विनियोग करता हूँ, तो यहाँ पे माल लाकर बेचूंगा तो मुझे और अधिक मात्रा में क्या मिलेगा? आय मिलेगा। तो अतिरिक्त राशि जो थी तुम्हारे पास, तुमने उसे दूसरे काम में लगा दिया, जिसके कारण तुम्हारे आय में क्या हो गई? वृद्धि। तो व्यक्ति या व्यापारी के द्वारा अतिरिक्त राशि लगाकर आय कमाने के लिए जो राशि लगाई जाती है उस राशि को ही क्या बोलते हैं अपन? पूंजी बोलते हैं। मेरे पास 1,00,000 रुपये जमा था, मैंने 50,000 रुपये से व्यापार शुरू कर दिया, मेरे आमदनी में वृद्धि हो गई। या मैंने 50,000 रुपये किसी को ब्याज में दे दिया और ब्याज के रूप में मुझे आय मिलता रहेगा, मेरे आय में वृद्धि हो गई। तो मैंने क्या किया? उस पैसे को बैंक में रखा गया? नहीं, मैंने उस पैसे को विनियोग कर दिया। विनियोग मतलब किसी भी काम में लगाना, चाहे उस किसी को ब्याज में दे देना, चाहे व्यापार में लगा देना, चाहे उसका क्रय विक्रय करना। इस प्रकार से अगर हम कार्य करते हैं तो उस क्रिया को क्या बोलते हैं? विनियोग करते हैं। तो विनियोग करने से हमारी आय की मात्रा क्या हो गई? यहाँ पर बढ़ गई। तो आय की मात्रा बढ़ गई, तो जब हमने विनियोग किया वह राशि हमारी क्या कहलाएगी? यहाँ पर पूंजी कहलाएगी। क्या कहलाएगी वो राशि? पूंजी। ठीक है। फिर देखते हैं इसी में पर आहरण। नाम सुनो कभी आहरण का? आहरण का मतलब क्या होता है? आहरण का मतलब होता है अपने निजी प्रयोग के लिए वस्तु या माल को निकालना। अब मान लीजिए मेरा स्टेशनरी का दुकान है और मुझे पेन की आवश्यकता पड़ गई, तो मैं अपने दुकान में गया, वहाँ से एक पेन लिया और उसके बदले वहाँ पे 5 रुपये डाल दिया। तो अपने निजी प्रयोग के लिए जब मैंने वहाँ से वस्तु को निकाला तो निकालने की क्रिया कहलाती है आहरण। ध्यान रखेंगे सभी कोई। अपने निजी प्रयोग के लिए जब व्यापारी अपने दुकान से ही माल को निकालकर उसका प्रयोग करता है तो वह आहरण के श्रेणी में आता है। आगे बात में किसको बोलते हैं आहरण? जब एक व्यापारी अपने निजी प्रयोग के लिए अपने ही दुकान से कोई माल निकाल लेता है तो उस माल निकालने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? आहरण। चलिए आगे देखते हैं इसी में फिर अपन। आहरण के बाद होता है माल, वस्तु। माल का मतलब क्या होता है? वस्तु। लाभ कमाने के उद्देश्य से किसी भी प्रकार के वस्तु का क्रय करके फिर उसे मार्केट में बेचना। जब कोई व्यापारी लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई वस्तु खरीद कर लाता है और खरीद कर लाके तुरंत उसे मार्केट में बेचता है तो वह वस्तु कहलाता है माल। जैसे किराना व्यापारी, वह जो है किराने का सामान पूरा लाके दुकान में रखता है तो उसके लिए कहलाता है माल, कारण वो अपने पूरा उसका उपयोग नहीं करता है, उसको लाकर फिर उपभोक्ताओं के बीच में विक्रय करता है, तब जाकर उसको आय की प्राप्ति होती है। तो उसने माल खरीदा, क्यों खरीदा? बेचने के लिए, और बेचेगा तो क्या मिलेगा उसको? वहाँ पर लाभ होगा। तो माल खरीदकर बेचने की क्रिया को ही
जब बेचने की क्रिया की जाती है तो उसी को क्या बोलते हैं, माल। जैसे किराना व्यापारी हो गया, स्टेशनरी व्यापारी हो गया। स्टेशनरी वाला कापी पुस्तक खरीद कर लाता है थोक भाव में, फिर क्या करता है, उसको उपभोक्ताओं को बेच देता है, बेचता है तो उसको वहाँ पे आय की प्राप्ति हो जाती है। तो ये सब माल के श्रेणी में आते हैं। कच्ची सामग्री खरीदकर उसको पक्की सामग्री में निर्मित करके बेचना। एक फर्नीचर का व्यापारी है, वो लकड़ी खरीद कर लाया तो लकड़ी उसके लिए बन गया माल, और लकड़ी से उसने फर्नीचर बनाकर मार्केट में बेच दिया, तब उसको आय की प्राप्ति हुई। आगे बात में, तो माल किसको बोलेंगे अपन, वह वस्तु जिसे खरीदते हैं तुरंत बेचने के लिए ताकि हमें उससे आय की प्राप्ति हो जाए, उसको ही क्या बोलते हैं अपन यहाँ पर, माल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको अपन यहाँ पर, माल। आई बस में सबको यहाँ तक। माल के बाद क्रय या खरीद। माल के बाद चलते हैं अपन यहाँ पर क्रय, या इसी को क्या बोलते हैं, खरीद। जब कोई व्यक्ति या व्यापारी किसी भी प्रकार का माल खरीदता है उत्पादक से बेचने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, क्रय। जब कोई व्यापारी किसी अन्य व्यापारी से माल खरीदता है बेचने के लिए, तो उस माल खरीदने की क्रिया को बोलते हैं क्रय। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये सब बातों को ध्यान देना है और एक बार फिर से इसे दोहरा लेना है ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस प्रकार की पारिभाषिक शब्दावली का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। और भी आगे पारिभाषिक शब्दावली है जो मैं भी आपको बताता हूँ। फिलहाल इतना आपको ध्यान रखना है किस प्रकार से आहरण किसको बोलते हैं, पूंजी किसको बोलते हैं, स्वामी किसको बोलते हैं, है ना, माल किसको बोलते हैं, आहरण किसको बोलते हैं, क्रय किसको बोलते हैं। ये सब चीज़ जो है आपको यहाँ पर ध्यान में आ जाना चाहिए। इसके बाद और इसमें पारिभाषिक शब्दावली है जो मैं भी आपको इसके अध्ययन के बाद फिर आगे आपको बताता हूँ। ठीक।